नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। योगी सरकार की नई गाइडलाइन, कहा किसी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, तो कब्जा करने वाले और माफियाओं पर गरजेगा बुलडोजर। यूपी में 9 अप्रैल को होगा एमएलसी के लिए मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट, मतदाताओं में भी जोश। दस अप्रैल को मनाई जाएगी रामनवमी। अयोध्या में भगवान श्री राम पहनेंगे पीत वस्त्र। 10,000 मंदिरों में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा महापर्व। यूपी के संभल में रफ्तार का कहर, तेज स्पीड कार ने मारी बाइक, ई रिक्शा और ठेले को टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। गोरखपुर के भोपा बाजार में उपद्रव करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 और अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वीडियो फुटेज के आधार पर 56 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। तो अब खबरें विस्तार से, जहां योगी सरकार की वापसी के साथ ही बुलडोजर की वापसी भी हो गई है। चुनाव में योगी के बुलडोजर की खूब चर्चा हुई। सीएम को बाबा बुलडोजर नाम भी मिला, लिहाजा सरकार बनने के तुरंत बाद से ही बुलडोजर तेजी से चलने लगा है। अब बुलडोजर की कार्रवाई की इतनी तारीफ हुई तो कुछ अधिकारियों ने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इसलिए सीएम योगी को अब बुलडोजर को लेकर सख्त निर्देश देने पड़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी, दुकान या ठेले पर नहीं चलेगा। सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी की अवैध संपत्तियों पर ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने महाराजगंज में केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर, आपको बता दें, पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। इस सौगात से जिले में मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ बेहतर ढंग से लोगों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से जटिल रोगों का इलाज भी संभव हो पाएगा, जिससे जनपद के लोगों को अब अन्य शहरों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वहीं जनपद में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराजगंज जनपद तराई इलाके का पिछड़ा जिला है। यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधियों ने मेडिकल कॉलेज की मांग की थी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिक्कतों को देखते हुए जनपद को पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। तो योगी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो महाराजगंज के जनता का और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, तराई का एरिया है, एक विशेष प्रकार के संक्रमण से ग्रसित एरिया था और योगी जी भी उससे वाकिफ थे और उन्होंने कहीं ना कहीं उस दिक्कतों को देखते हुए महाराजगंज को पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज दिया है। साथ ही मैं विनय श्रीवास्तव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस जनपद में एक केएमसी हॉस्पिटल के रूप में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रखा था, लेकिन प्राइवेट होने के नाते थोड़ा अभाव यहाँ पर रहता था। आज मेडिकल कॉलेज हो जाने के बाद हमारे क्षेत्र की जनता को सरकारी रेट पे स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
यूपी के रायबरेली में 9 अप्रैल को एमएलसी पद के लिए वोट डाले जाएंगे। जिले में एक सीट के लिए अभी 18 ब्लॉक्स पर एक एक केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने चुनाव के लिए जिले भर के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की मीटिंग कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था करते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती भी की है। हमारा बूथों के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वे सभी लोग अपनी सामग्री ले लिए हैं और अभी रवानगी की स्थिति में हैं और आज शाम तक पहुंच करके वहां पर ये लोग अपनी सब तैयारियां कर लेंगे। कल प्रातः 8 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में मतदान होगा। अभी दो सशस्त्र पुलिस बल जो है हमारी पोलिंग पार्टियों के साथ में जा रही हैं। साथ ही साथ जो सीएपीएफ है और स्टेट आर्म फोर्सेज हैं वो बूथ पर उपलब्ध रहेंगे। संबंधित थाने के फोर्सेज को चेंज किया गया है, जैसा कि जो एडिशनल एसपी साहब द्वारा बताया गया है। आवश्यकता अनुसार उनको चेंजिंग भी किया गया है। जहां पर अधिक आवश्यकता है वहां पर अधिक फोर्सेज लगाए, जहां पे। तो वहीं यूपी के जालौन में भी 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। जनपद में 13 बूथों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में पोलिंग पार्टियों की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की देखरेख में रवानगी हुई। आपको बता दें कि जालौन झांसी ललितपुर विधान परिषद सीट के लिए शनिवार को मतदान होना है। ये मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इधर शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। देखिए, विधान परिषद के जो चुनाव हैं उनको लेकर जालौन जनपद में तैयारियां कर ली गई हैं। कल 9 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। जनपद जालौन में 13 मतदान केंद्रों पर 1413 मतदाता जो है वो वोट डालेंगे और 4 हमारे यहाँ कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए अब जितने भी मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनके लिए हमने आवश्यक सभी व्यवस्थाएं की हैं। 13 मतदान केंद्रों पर टीम्स गठित कर ली गई हैं। 13 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 5 सेक्टर और 3 जोनल मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त सीएपीएफ की एक कंपनी भी हमें प्राप्त हुई है, जिसको विभिन्न मतदान केंद्रों पर डेप्यूट किया गया है और आवश्यक सभी तैयारियां कर ली गई हैं और हम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। यूपी के गोरखपुर और महाराजगंज में भी एमएलसी चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान गोरखपुर और महाराजगंज के 33 बूथों पर 5449 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी सीपी चंद और रजनीश यादव के बीच कड़ी टक्कर है। इधर मतदान और मतगणना को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। गोरखपुर में 20 ब्लॉक है और 32 टोटल 32 ब्लॉकों का लंबा चुनाव का है, 5.5 और इसके अलावा क्या हम लोग 10 अप्रैल को रामनवमी पर रामलला इस बार पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे और उनके आंगन में पहली बार बधाई भी होगी। इस बार अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर राम दरबार में जन्मोत्सव की झांकी करोड़ों राम भक्त देख सकेंगे। इसके साथ ही हर श्रद्धालु को इस उत्सव का महाप्रसाद भी दिया जाएगा। आपको बता दें 2 अप्रैल से अयोध्या के 10,000 मंदिरों में श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मंगलगान के बीच रामलला का जन्म होगा। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। कोरोना काल के बाद पहली बार श्रद्धालुओं को राम जन्म उत्सव पर अयोध्या आने का मौका मिल रहा है। ऐसे में राम जन्मोत्सव को लेकर भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जालौन में वेतन न मिलने से नाराज विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मियों का आरोप है कि 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिसकी शिकायत कई बार उन्होंने विभागीय अधिकारियों से भी की है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनका वेतन नहीं दिया गया तो जिले के सभी विद्युत संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ जाएंगे। संविधान नहीं तो काम नहीं। 1 महीने से नित्य होली के पहले से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। हमने डीएम महोदय को भी ज्ञापन दिया, अधीक्षण अभियंता महोदय को भी दिया, एक्सीएन साहब को भी दिया। हमें तारीख भी नहीं बताई जा रही और आज तक हमारा वेतन नहीं आया।
और आज भी हमने अधीक्षण अंत्य महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को दिया, तो हमें आज भी अधीक्षण अंत्य महोदय ने तारीख नहीं बताई। तो उनका भी कहना है कि लखनऊ से पैसा नहीं आ रहा है, तो हम फिर जिलाधिकारी महोदय के पास आए। क्या रणनीति तैयार की है आज अब ज्ञापन दिया? अगर आज हम लोग इस रणनीति के लेकर आए कि हमने डीएम महोदय को 16 मार्च को ज्ञापन दिया था, आज दिया। अगर 15 तारीख तक हम लोगों की तनख्वाह नहीं आती तो हम लोग संपूर्ण कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। जनपद झांसी के थाना मोठ के ग्राम बमरोली में ग्राम सभा की जमीन पर काबिज अतिक्रमण को प्रशासन ने हटा दिया। इसके लिए जनता ने लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी को नोटिस थमाया गया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मोठ एसडीएम सान्या छाबड़ा, तहसीलदार डॉक्टर लाल कृष्ण ने कानूनों और लेखपाल की मौजूदगी में जेसीबी से सेक्टर की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। यूपी के महराजगंज की नौतनवा पुलिस ने एक मैरिज हॉल से राहिल परवेज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अपने आप को रॉ का अधिकारी बताकर धौंस जमाया और अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा है। इसी के तहत राहिल परवेज नौतनवा के एक मैरिज हॉल में पिछले 1 हफ्ते से रुका हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर नौतनवा पुलिस ने छापेमारी की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान युवक से फर्जी दस्तावेज भी बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। थाना नौतनवा में पुलिस द्वारा राहिल परवेज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये वाराणसी का रहने वाला है और पिछले लगभग 1 हफ्ते से ये नौतनवा के एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। इसके पास से एक रॉ के अधिकारी का फर्जी आईडी कार्ड मिला है और एक रिवॉल्वर मिली है जो एक्चुअल में एयर गन है, देखने में असली की तरह लगती है। इससे काफ़ी, चूँकि एक रॉ का कार्ड मिला था तो काफ़ी कड़ाई से कई एजेंसियों द्वारा इससे पूछताछ हुई। एसआईबी, एलआईयू, हमारे सर्विलांस सेल और हम लोगों ने सबने, तो इसने ये बताया कि इसकी एक शादी दिल्ली की एक हिंदू युवती के साथ हुई थी, जो इसका कुछ पैसा और उसके बच्चे को लेकर भागी हुई है, जिसकी तलाश में ये घूम रहा है। इस पे चूँकि फर्जी इन्होंने आईडी कार्ड और प्रेजेंटेशन किया है, तो जो धाराएं हैं उसमें मुकदमा कायम किया गया है और इसको जेल भेजा जाएगा। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां आसाराम बापू एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें, दरअसल कोतवाली क्षेत्र के बिमौर गांव स्थित आसाराम बापू के आश्रम में नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खास बात यह है कि जिस कार में लड़की का शव मिला वो कार कई दिनों से आश्रम में खड़ी थी। नाबालिग भी आश्रम के पड़ोस में ही रहती थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आश्रम सील कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, 4 दिन पहले नाबालिग लड़की रहस्यमय ढंग से गायब हुई थी। वहीं परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इधर मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि उनके पति भी 10 साल पहले ही गायब हो गए थे। 4 दिन पहले उन्हीं लोगों ने उनकी बेटी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। कोतवाली नगर जनपद गोंडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है। उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। हर स्तर से साक्ष्य संकलन कर इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, जहां ऑटो में सवार एक परिवार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 साल की मासूम समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे और तभी कोतवाली थाना क्षेत्र के टिक्सी टेम्पल के पास ट्रक ने ऑटो को चपेट में ले लिया। फिलहाल 4 घायलों का इलाज जारी है।
रुक करते अगली खबर की ओर, जहां यूपी के संबल में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, यहां कोतवाली क्षेत्र के सैफ खां सराय गांव में तेज रफ्तार कार ने बाइक, ई रिक्शा और ठेले को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला शिक्षिका समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कार चालक को पकड़ लिया, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। संगम नगरी प्रयागराज के सराय इनायत इलाके में पीएससी के दरोगा के बेटे की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या की वजह आशनाई बताई जा रही है। आपको बता दें, पुलिस ने हत्या के आरोपी नन्हे उर्फ राजगुरु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक आशीष यादव से उसकी बहन के संबंध थे, जिसके चलते उसने दरोगा के बेटे की हत्या कर दी। मिले कि एक आशीष यादव करके लड़का है जो करीब 21 साल का है, इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। तत्काल इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवारजनों के साथ इसको जो मजरूब था इसको ऐसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि इसकी रास्ते में लाते समय इसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल वादी के परिवारजनों से संपर्क कर FIR पंजीकृत करके टीम गठित की गई और तत्काल इसमें थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। परिस्थिति साख मौके पर उपस्थित गवाहों और अपने साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर टीमें गठित करके SOG प्रभारी और सर्विलांस टीम की मदद से जो टीमें गठित करती उन्होंने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए एक नामजद अभियुक्त नन्हे उर्फ ज्ञान उर्फ राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई गई है, 19 वर्ष पाई गई है इसकी उम्र। और इसने अपने बयान में बताया कि इसके द्वारा अपनी जो हत्या की गई है वो 12 बोर के असले से की गई है। इसकी निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी की गई और इसके पास जो मोबाइल था और उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। घटना के बारे में इसने बताया कि घटना में ये मैं स्वयं खुद था, मेरे साथ और कोई नहीं था, और ये घटना भी इसके घर के पास की ही बताई जा रही है। इसने ये बताया कि जो मृतक था ये हमारी जो बहन थी उसके साथ उसके बातचीत करती थी और उसके मना करने पे भी उसने नहीं छोड़ा, तो इसी रंजिशवश ये घटना कारित करना बताया जा रहा है। अभी हमारे पास कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे कलेक्शन होना बाकी हैं, उनके आधार पर अन्य अभियुक्तों की, अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी मौजूदगी और उनकी हत्या में संलिप्तता के बारे में गहनता से छानबीन की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी पाए गए किसी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गोरखपुर के भोपा बाजार में उपद्रव की घटना को अंजाम देने वाले 3 और अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने घटना में मुकदमा दर्ज कर वीडियो फुटेज के आधार पर 56 लोगों की शिनाख्त की और उसमें से 13 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बाकी बचे आरोपियों में से 3 को पुलिस ने फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें, सेना में शिक्षक के पद पर तैनात जवान धनंजय यादव की मृत्यु सिक्किम में हो गई थी, जिसके बाद उनका शव 25 मार्च 2022 को उनके गांव आया, जहां उपद्रवियों ने अनावश्यक रूप से चौरी चौरा के भोपा बाजार में रोड जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही ईंट पत्थर शासन प्रशासन के ऊपर फेंके, सार्वजनिक संपत्ति और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर क्षेत्र में सनसनी मचा दी गई। शहीद धनंजय कुमार के शव के संदर्भ में जो चौरी चौरा में उपद्रव हुआ था उसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम विकास यादव, पप्पू कुमार और सुधाकर यादव हैं। ये तीनों ही उपद्रव में शामिल रहे थे। इनकी वीडियो और CCTV फुटेज से मिलान कर ली गई है। इनको जेल भेजा जा रहा है गिरफ्तार करने का। इसमें से कोई इनामी भी है? नहीं, इनामी इनमें से कोई नहीं। अभी तक कितने गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग? अब 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं कुल, और करीब अभी जो चिन्हित हैं हमारे उनमें से करीब 50 लोग बाकी हैं। उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित सतरिक थाना क्षेत्र में आपको बता दें, बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया, जहां घटना के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची, जहां से 2 टाइमर बम बरामद किए गए हैं।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।